हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक है और आज से हम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हिस्ट्री विज़ार्ड। अब देखिए, जैसा आपने देखा है कि यहाँ यूट्यूब चैनल का नाम हिस्ट्री विज़ार्ड है, तो हम केवल हिस्ट्री ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे आपका रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, एसआई या फिर जितने भी आपके बी और सी ग्रेड के एग्ज़ाम्स होते हैं, इनमें जो हिस्ट्री का पोर्शन है ऑलमोस्ट हम उसे यहाँ कवर करेंगे। मैं यूपीएससी के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि देखिए यूपीएससी का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है और उसके लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं आपको। तो फिलहाल हम यूपीएससी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए मैं भी स्टूडेंट हूँ और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास ही है। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें समझेंगे कि इतिहास क्या है, क्योंकि देखिए फेसबुक वगैरह पे भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अभी चल रहा था राजपूत और गुर्जर समाज में जो लड़ाई थी, फरीदाबाद में हुई थी। तो अभी क्या होता है कि लोग मन से बना लेते हैं इतिहास को, भावनाओं से बना लेते हैं, लेकिन इतिहास को कैसे पढ़ा जाता है, इतिहास होता क्या है, इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि इतिहास क्या है। व्हाट इज हिस्ट्री। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास क्या है। अब देखिए, जो बेसिकली इतिहास है, आपने पढ़ा होगा इतिहास के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा कि जो भी मानवीय संस्कृति में भूतकालीन घटनाएं जो होती हैं, उसी को, उसके तथ्यों को या उसके बारे में जानकारी जो भी होती है वही इतिहास है। या फिर हम सीधे सीधे भाषा में बोलें कि आज से पहले भूतकाल में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वही इतिहास होती हैं। यही परिभाषा शायद आपने पढ़ी होगी अभी तक, लेकिन क्या ये सत्य है या नहीं, इसके लिए हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। देखिए, इसकी जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन, इतिहास की जो डेफिनेशन होती है वह होती है मानवीय सांस्कृतिक जीवन में घटित वे सारी मानव सांस्कृतिक जीवन में घटित वे सारी भूतकालीय घटना भूतकालीन घटनाएं जिनके साक्ष्य या स्रोत मौजूद होते हैं वही इतिहास कहलाता है।
तो देखिए डेफिनेशन को दोबारा देख लेते हैं। मानवीय सांस्कृतिक जीवन में घटित वे सारी भूतकालीय घटनाएं जिनके साक्ष्य या स्रोत मौजूद होते हैं वही इतिहास होता है। देखिए वही बात हो गई कि हमने अगर मन से बना लिया तो वह इतिहास नहीं हो सकता, अगर उसके प्रूफ हैं हमारे पास तभी वह इतिहास होगा। और आगे लिख लीजिए जिनके साक्ष्य मौजूद नहीं होते। उससे हम अतीत कह सकते हैं। मानवीय सांस्कृतिक जीवन में घटित वे सारी भूतकालीन घटनाएं जिनके साक्ष्य या स्रोत हमारे पास मौजूद हैं वही इतिहास कहलाता है। लेकिन जिनके साक्ष्य मौजूद नहीं होते उसे हम अतीत कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अतीत कैसे? देखिए 6th क्लास की NCERT उसका नाम है हमारे अतीत भाग 1, या इंग्लिश में कहें तो अवर पास्ट पार्ट 1। तो अब देखिए उसका नाम अवर पास्ट क्यों रखा गया है? क्योंकि उसमें जितनी भी घटनाएं हैं उनके साक्ष्य या तो मौजूद नहीं हैं या फिर हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि हुआ क्या था। अब जैसे हम देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को 6th क्लास की NCERT जो है, तो उसमें हमें पता चलता है कि मानव उस समय फूड गैदरर हुआ करता था या भोजन संग्राहक हुआ करता था। तो भोजन संग्राहक हुआ करता था, तो उस समय के प्रूफ हमारे पास है नहीं। तो अब हमारे पास प्रूफ नहीं है तो हम उसे इतिहास कैसे कह सकते हैं? इतिहास नहीं होता। तो देखिए 6th क्लास की NCERT जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि जैसे कुछ लोग मछुआरे होते थे या किसान होते थे उस समय के, तो वो अपने इतिहास नहीं लिखते थे। तो वो अपने इतिहास नहीं लिखते थे तो हमें उनके इतिहास के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त नहीं है। राजाएं जो होते थे, राजा वगैरह, ये अपने इतिहास लिखते थे। अब ऐसा होता है कि देखिए इतिहास के बारे में कहावत है कि हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटेन बाय अ विनर्स। इतिहास को हमेशा विजेताओं ने ही लिखा है। जैसे कि अगर मान लीजिए अकबरनामा अकबर ने लिखवाया तो वो महाराणा प्रताप के बारे में क्यों लिखवाएगा? जाहिर सी बात है। या सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी राम मंदिर बना था, तो जो सत्ता में जो पार्टी है वो बीजेपी है। तो आपने सुना भी होगा कि कुछ शिलालेख या कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज़मीन के अंदर दफनाए गए हैं राम मंदिर की नींव के दौरान। क्योंकि अगर देखिए हमारी सभ्यता आगे चलकर कोई प्रॉब्लम होती है, हमारी सभ्यता नष्ट होती है, कोई नई सभ्यताएं जन्म लेती है, तो वह कैसे पहचानेगी कि ये क्या था या किसका मंदिर था या कौन सी कम्युनिटी यहाँ पे ज़्यादा रहती थी। तो इसीलिए उन्होंने लिखवाया। अब देखिए जो बीजेपी है वो सत्ता में है। अब सत्ता में बीजेपी है तो अब आप ये बताइए कि बीजेपी कांग्रेस या और किसी पार्टी के बारे में क्यों लिखवाने लग गई? या ये बताइए कि जो बीजेपी है उसके बारे में जो जानकारी है वही प्रस्तुत होगी उन डॉक्यूमेंट्स में, या दूसरी जो पार्टियां हैं उनके बारे में देखिए उनकी उपलब्धियां वो नहीं बताएंगे, वो केवल अपनी उपलब्धियां ही बताएंगे। यही कारण होता है कि हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय अ विनर। जो सत्ता में होता है वही अपना इतिहास लिखता है। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो अभी हमें फिलहाल इसकी डेफिनेशन पढ़नी थी। तो डेफिनेशन से एग्जैक्टली ये क्लियर हो गया कि इतिहास है क्या। मानवीय सांस्कृतिक जीवन में घटित वे सारी घटनाएं, भूतकालीय घटनाएं जिनके साक्ष्य या स्रोत मौजूद हैं। देखिए स्रोत क्या होता है? स्रोत होता है कि ओरिजिन कहाँ से है। साक्ष्य तो आपको पता चल गया होगा कि प्रूफ होता है साक्ष्य का मतलब, लेकिन स्रोत का मतलब होता है ओरिजिन, कहाँ से इसका ओरिजिन है, मतलब ये चीज़ कहाँ से पैदा हुई है। इसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, या इतिहास के पिता या जनक किसे कहा जाता है, और
कहें तो हम हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो देखिए एक ग्रीक राइटर थे या कह सकते हैं यूनानी लेखक थे जिनका नाम था हेरोडोटस। एक यूनानी लेखक थे जिनका नाम था हेरोडोटस। अब हेरोडोटस ने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका नामक एक किताब लिखी। अब देखिए इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो इसके पीछे के कारण क्या है या कैसे ये फादर ऑफ हिस्ट्री बने, इनके लिए एक सेपरेट वीडियो भी रखेंगे हम, लेकिन फिलहाल डिस्कशन कर लेते हैं कि इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री क्यों कहा जाता है। देखिए फादर ऑफ हिस्ट्री ने इसलिए कहा जाता है कि देखिए इनका जो जन्म था वो लगभग 484 BC में हुआ था और इनकी मृत्यु लगभग 425, एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं है, शायद पर इतना ही है मुझे याद है BC। देखिए BC होता है बिफोर क्राइस्ट, या इसे कभी कभी BCE भी देखा होगा आपने, लिखा हुआ बिफोर कॉमन एरा। इसके लिए आगे डिस्कशन करेंगे क्या BC होता है। फिलहाल इतना याद रखिए कि जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट। बाद में इसके लिए डिस्कशन करेंगे जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे कि BC और AD में क्या डिफरेंस होता है। तो लगभग इनका जन्म इतना हुआ था, तो 84 - 25 59 ईयर्स, लगभग 59 ईयर्स ये सरवाइव किए थे। तो उस समय पे लगभग 484 BC के समय पे कोई जानता नहीं था कि इतिहास क्या होता है, क्योंकि देखिए किसी को इतिहास से कोई मतलब था नहीं। और अब आप भी सोचिए कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, हमें ही क्या मतलब होगा इतिहास से। अगर मान लीजिए हम गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं तो क्या हम उन्हें जीवित कर देंगे? ऐसा नहीं होगा ना। लेकिन फिर भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और आपको शायद पता होगा कि इंडिया के ईच एंड एवरी एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम जो भी सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम्स होते हैं सब में हिस्ट्री का कुछ ना कुछ पोर्शन ज़रूर आता है। तो यही कारण है कि देखिए हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए सोचने वाली बात है कि इतिहास को हम क्यों पढ़ते हैं, इसके लिए भी आगे डिस्कशन होगा। और अब देखिए इनके बाद जो फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, सॉरी हिस्टोरिका था, तो हिस्टोरिका के बाद में इसी बुक से एक शब्द जन्मा जिसे बोला गया हिस्टोरिया। हिस्टोरिया बोला गया, हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया शब्द से ही ओरिजिन हुआ है हिस्ट्री का। हिस्टोरिया शब्द का मतलब है छानबीन करना, खोजना, फाइंड समथिंग। तो इसी से ये शब्द उत्पन्न हुआ है हिस्ट्री। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। एक यूनानी लेखक थे हेरोडोटस जो फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं, उन्होंने किताब लिखी हिस्टोरिका किताब से ही एक शब्द की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था हिस्ट्री और हिस्टोरिया, और हिस्टोरिया शब्द से ही हिस्ट्री शब्द बना है। इसी को हम हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्टोरिया शब्द से ही एक ओरिजिन हुआ है हिस्ट्री शब्द का। तो इनका जन्म लगभग, लिखने का ऐसा कुछ है नहीं इसमें, आप समझ लीजिए वही बेटर होगा। जब लिखने का होगा तो मैं बता दूंगा, अगर आप लिखना चाहो नॉलेज के लिए तो लिख भी सकते हो। तो अब डिस्कशन करते हैं हम फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि हम देखिए भारत में रहते हैं तो इंडियन हिस्ट्री ही पढ़ते हैं। ऑब्वियसली वर्ल्ड हिस्ट्री का इतना वेटेज होता नहीं है,
इंडियंस एग्जाम में। अब यूपीएससी वगैरह जैसे एग्जाम्स होते हैं, इनमें हिस्ट्री का बहुत वेटेज होता है। जैसे अगर हमारे पास ऑप्शनल है हिस्ट्री, तो 250 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं और 250 मार्क्स का ही एक जीएस का पेपर होता है मेंस में, GS1 जैसे बोलते हैं। लेकिन इसमें हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी तीनों का मिक्सअप होता है। फिर भी अबाउट 100 मार्क्स की हिस्ट्री इसमें आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री को लगा के। तो लगभग 100 नंबर और 500, ये तो लगभग 600 मार्क्स का वेटेज होता है यूपीएससी के मेंस में। टोटल मार्क्स होते हैं 2025 में से 600 मार्क्स की हिस्ट्री होती है और आपको मात्र 1000 नंबर लाने होते हैं। जनरल कैटेगरी में भी होते हैं तो 1006 के समथिंग सिलेक्शन आपका पक्का है और लगभग 1050 पे आप टॉपर हो जाते हैं। जो इस बार के टॉपर थे उनके 1064 मार्क्स थे, प्रदीप सिंह नाम है उनका थर्ड अटेम्प्ट था इस बार। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि यूपीएससी जैसे एग्जाम में इसका इतना वेटेज होता है, 500 प्लस 100, 600 नंबर का वेटेज होता है। अब लगा लीजिए 600 में से लगभग बच्चे 350 मार्क्स तो 500 में से लाते, 325 330 के समथिंग 500 में से ले आते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं। और इसमें भी 100 मार्क्स में से लगभग 50 मार्क्स का राउंड ले आते हैं, लगभग 50 मार्क्स का राउंड। अब लगा लीजिए 425 मार्क्स तो यही हो गए। चलो इसके डिस्कशन बाद में कर लेंगे हम, फिलहाल हमें पढ़ना है फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री ये किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है मेगास्थनीज को। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, देखिए हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो स्पेलिंग पे इतना फोकस नहीं होता, कंटेंट पे फोकस है। कंटेंट देखिए आप, हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो। मेगास्थनीज को फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था लगभग 350 BC से ये जीवित रहे थे लगभग 290 BC तक। देखिए BC में जो डेट्स होती हैं वो उल्टी चलती हैं, AD में डेट्स सीधी चलती हैं। तो ये बाद में डिस्कशन करेंगे BC और AD में क्या डिफरेंस होता है। तो अराउंड 90 ईयर्स, 50 + 10 60 ईयर्स, 50 + 10 60 ईयर्स के समथिंग ही ये रहे थे। तो इन्होंने क्यों कहा जाता है? बिकॉज इन्होंने किताब लिखी थी और जिसे कहा जाता है इंडिका। इंडिका इसीलिए ये फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, क्योंकि इंडिका ही वह किताब है जिसने हमें इतिहास के बारे में सबसे पहले बताया, भारत के इतिहास के बारे में बताया। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, उनके राज्य में ही ये रहे थे। आपको पता होगा सेल्यूकस निकेटर की बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के द्वारा ही इन्हें अपॉइंट किया गया था। ये जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे हम तो उसमें अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये देख लीजिए कि इंडिका से पहले हमारे पास ऐसी कोई किताब नहीं थी जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताए, और ये बाद में पढ़ा गया है इसके बारे में। तो अब आपको पता चल गया कि हिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई है, हु वाज द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड हु वाज द फादर ऑफ हिस्ट्री एंड हु वाज द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ये आपको शायद कंफर्म हो गया होगा। तो ये फॉर द नॉलेज है, इससे थोड़ा है कि बेस बनता है हिस्ट्री का। अगर जानकारी हो तो बेस बनाने में आसानी होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जाम्स में आ भी जाते हैं कि हु वाज द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, लेकिन बेस बनाने में बड़ी आसानी होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि स्रोत। अब ये चीज़ें जैसे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये हमें चीज़ें मिली कहाँ से? हमने भी देखा था ना, प्रमाण की ज़रूरत होती है। जिन चीज़ों के प्रमाण हैं, जिन चीज़ों के साक्ष्य हैं, वही इतिहास है। तो कहाँ से आए वो साक्ष्य, कैसे आए वो साक्ष्य, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए जनरली हमें कोई भी साक्ष्य मिलते हैं तो वो दो चीज़ों पर ही मिलते हैं, या इतिहास को हमें दो चीज़ों पर पढ़ा जाता है। पहला होता है पुरातात्विक सोर्स,
पुरातात्विक स्रोत। इसे ही हम इंग्लिश में कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, एग्जैक्टली स्पेलिंग पे हम इतना फोकस नहीं करते। और इसे बोलते हैं दूसरे को, ये पहला है, सॉरी दिस इज नॉट अ सेकंड, ये पहला है, ये दूसरा है साहित्यिक सोर्स या साहित्यिक स्रोत। आपको पता होगा साहित्य को इंग्लिश में लिटरेचर कहा जाता है और ये हुआ लिटरेरी सोर्स। तो देखिए केवल इतिहास को दो चीज़ों के आधार पर ही हम पढ़ सकते हैं। पहला होता है पुरातात्विक सोर्स या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्स, या दूसरा होता है साहित्यिक सोर्स, या इसी को बोलते हैं हम लिटरेरी सोर्सेस। तो अब देखिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम पुरातात्विक सोर्स क्या होते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, सॉरी लिटरेरी सोर्सेज क्या होता है। पहला हम डिस्कस करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। देखिए वेरी फर्स्ट टाइम वीडियो है तो थोड़ा सा हेजिटेशन है, बट कोई नहीं, अपग्रेड करेंगे हम टाइम के साथ। पुरातात्विक स्रोत, तो देखिए बेसिकली जो पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं उन्हें हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए पुरातात्विक का मतलब क्या होता है, इसको पहले देख लीजिए। आपको शायद पता होगा ASI, इसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए ये एक संस्थान है, एक संस्था है, सॉरी संस्थान नहीं है, एक संस्था है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जैसे कि आपका इसरो हुआ, इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, और आपका ये हुआ रॉ हुआ, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड। तो इस प्रकार की ये संस्था है। जैसे ATS का काम होता है एक टेररिस्ट के बारे में जानकारी लेना, और आपका इसरो का काम, इसरो जो है अंतरिक्ष के सारे मामलों को देखती है। तो ऐसे ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनका जो काम क्या होता है, इनका काम होता है कि कोई भी पुरानी चीज़ें, सिक्के हुई और मीनारें हुई, आपकी कोई भी हवेलियाँ हुई, मतलब कोई भी पुरानी चीज़ें, उनके ऊपर ये सर्वे करते हैं। कोई मॉन्यूमेंट्स हुए या फॉसिल्स हुए, कुछ भी उनके ऊपर ये सर्वे करते हैं और ये सर्वे से अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। अच्छा देखिए इतिहासकार जो होते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इतिहासकार ही आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, नहीं, हिस्टोरियन और जो हिस्टोरियन होते हैं उनमें और पुरातात्विक मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट में जो डिफरेंस क्या होता है, इनमें बहुत कन्फ्यूज़न है। सब लोग समझते हैं कि ये सेम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए जो हिस्टोरियंस होते हैं ना, वो किताबों को पढ़ के, रिसर्च को पढ़ के अपनी खुद की हिस्ट्री, मतलब खुद की किताबें लिखते हैं और नई नई रिसर्चों को पढ़ के अपनी किताबों में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। तो ये क्या करते हैं, ये किताबें लिखते हैं, ये किताबें लिखते हैं और ये हमें रिसर्च करते हैं और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं।
ये किसी चीज़ में से कोई सिक्का मिल गया तो अब ये इनका काम है, सिक्का मिल गया। इतिहासकार का काम नहीं है कि वो सिक्के को ढूंढे कि कहाँ का था। इतिहासकार उसकी दी हुई जानकारी पे किताब लिख सकता है, लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो काम करेंगे कि सिक्का कौन से राजा के समकालीन था, कौन से राजा ने सिक्के के साथ क्या, मतलब उस समय की उस टाइम पीरियड को दर्शाता है। तो ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हम बता रहे थे भी पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं, जैसे आपकी शिलालेख हो गई, आपके शिलालेख हो गए, आपके इमारतें हो गई, आपकी सिक्के हो गए, और मान लीजिए अवशेष, मान लीजिए अवशेष हो गए। तो अब देखिए जो शिलालेख होते हैं इनको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। इमारतों को बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स, सिक्कों को बोलते हैं कॉइन्स, और अवशेषों को बोलते हैं फॉसिल्स। अब ये कैसे काम करते हैं, इतिहास को कैसे समझने में हमें मदद करते हैं, इस चीज़ के लिए अब आप देखिए, जैसे शिलालेख हो गए, जो शिलालेख हैं उनसे देखिए, पहले तो शिलालेख का मतलब समझ लीजिए। शिला मतलब पत्थर या स्टोन, और लेख का मतलब हो गया लेख का मतलब राइटिंग। तो शिलालेख क्या होता है कि पत्थर पर कोई भी चीज़ हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं, छेनी हथौड़ा या किसी भी चीज़ की मदद से अगर हम लिखते हैं तो वही होता है शिलालेख। तो अब देखिए, लिखना साहित्यिक स्रोत में आता है, लेकिन हाथ से लिखना, हैंड रिटन थिंग्स पे अगर किसी चीज़ पे हैंड रिटन करेंगे तो वो साहित्यिक स्रोत में आएगा। लेकिन अगर किसी मशीन के द्वारा किसी चीज़ पे कर रहे हैं तो वो मतलब वो आएगा पुरातात्विक स्रोत में। तो अब जैसे शिलालेख, शिलालेख से हमें सबसे पहला जो नाम याद आता है वो आता है राजा अशोक। अब देखिए जो राजा अशोक थे वो कौन थे, यह मौर्यन एम्पायर के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, और सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन्हीं के बारे में हमें प्रोवाइडेड है, क्योंकि इनके बहुत सारे शिलालेख थे जो आपने देखा होगा दिल्ली के सुल्तानों ने और मुग़ल बादशाहों ने नई नई जगह स्थानांतरित करवाए थे, जैसे ट्रांसफ़र करवाए थे। तो अशोक के जो शिलालेख हैं इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, कौन सा शिलालेख कहाँ था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो अशोक के शिलालेख थे वो ब्रह्मलिपि में लिखे गए थे, शायद एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, ब्रह्मलिपि में लिखे गए थे। और यह लिपि देवनागरी या इस लिपि से थोड़ी भिन्न है, तो हमसे ये पढ़े नहीं गए थे। तो ये लगभग 1837 में जेम्स प्रिंसप नाम के इतिहासकार थे, उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा था। जेम्स प्रिंसप नाम के इतिहासकार ने इन्हें सबसे पहली बार पढ़ा था 1837 में। अब देखिए, जब तक ये पढ़े नहीं गए थे तो उस समय आपको पता है कि 1837 के लगभग ब्रिटिश रूल था भारत में, तो जब तक ये पढ़े नहीं गए थे
तब तक हम भारतीय लोग या फिर जितने भी हिस्टोरियंस हैं वो सब क्या मानते थे कि, क्योंकि देखिए अशोक के शिलालेख थे, उस पर नेम तो मेंशन था शायद अशोक हैं, या फिर ये भी नहीं पता होगा कि अशोक थे या नहीं, इतना मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि जब तक हम जो हिस्टोरियंस थे ये मानते थे कि अशोक कोई श्रीलंका के राजा रहे होंगे और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वे भारत में आए होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए भारत में बौद्ध धर्म उतना प्रचलित आज भी नहीं है और उस समय भी नहीं था। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म ही मेजॉरिटी में है, क्योंकि देखिए जो हिंदू धर्म है और मुस्लिम धर्म है उस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, तो मेजॉरिटी में मुस्लिम भी थे और हिंदू भी मेजॉरिटी में थे। तो इसलिए इतिहासकारों को लगा कि शायद अशोक श्रीलंका के राजा रहे होंगे और भारत में वे कभी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आए होंगे। लेकिन जब हमने इन्हें पढ़ लिया शिलालेखों को तो तब हमें पता चला कि नहीं, राजा अशोक भारत के ही राजा थे और बौद्ध धर्म की स्थापना भी भारत में हुई थी। लेकिन जैसे आज की स्थिति भी है तो कोई ये नहीं कह सकता कि बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में ही होगी, क्योंकि इतने बौद्ध धर्म के अनुयायी भारत में हैं नहीं। लगभग इतने 135 करोड़ जनसंख्या में 1 करोड़ के समथिंग होंगे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अब देखिए इंस्क्रिप्शन से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, इस चीज़ के बारे में आपने जानकारी देखी। अब देखते हैं इमारतें। इमारतें, इनसे हमें क्या मिलता है, जैसे कि ताजमहल। ताजमहल से हमें जानकारी प्राप्त होती है शाहजहां के बारे में। लाल किला, क्या देखिए इनके बारे में साहित्यिक स्रोतों में भी बहुत अच्छा लिखा गया है, लेकिन जो बेस्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वो ले सकते हैं हम राजपूताना राजाओं के। जैसे राजपूतों में रणथंभौर के किले थे, और भी किले थे। देखिए आपके मेवाड़ में बहुत सारे किले थे और आपके मेवाड़ में थे और कई जगह थे। राजस्थान तो देखो पूरी वीरों की भूमि रहा है, तो राजस्थान में बहुत सारे किले थे। अब क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया था हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटेन बाय अ विनर्स, तो इतिहास हमेशा वीरों के, मतलब इतिहास जो है हमेशा विजेताओं ने ही लिखा है। तो उस समय देखिए दिल्ली सल्तनत पे राज कर रहे थे, दिल्ली सल्तनत पे ये लोग राज कर रहे थे, मुगल या दिल्ली सुल्तान होंगे। तो उनके समय पे ये जो किले बने थे तो इनके बारे में देखिए बहुत ज़्यादा लिखा नहीं गया। साहित्यिक स्रोतों में इन जैसे राजस्थान के किले हैं इनके लिए बहुत सारा नहीं लिखा गया जितना कि दिल्ली सुल्तान और मुगल बादशाहों के बारे में लिखा गया है। क्योंकि वही है ना कि अगर पहली बात तो लिखा नहीं गया, अगर दूसरी बात लिखा भी गया होगा तो क्या होता है कि इतना बचता नहीं है। जैसे आपने देखा था नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था और हिंदुओं की जितनी भी किताबें थी या भारत के इतिहास के बारे में जितनी भी किताबें थी सब जल गई थी, तो वो इन्फॉर्मेशन को नष्ट कर दिया जाता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि मॉन्यूमेंट से हमें पता चल जाता है कि नहीं ऐसा भी कोई राजा रहा होगा। हम आज भी रणथंभौर किले को देखकर पता लगा सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के वंशज वहाँ रहे हैं। मेवाड़ को देख सकते हैं और आपके बहुत सारे हैं राजस्थान में, तो उनसे उनके राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आ जाइए कॉइन्स पे। तो कॉइन्स से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, देखिए कॉइन्स पे राजाओं के नाम मेंशन होते थे, आपको पता होगा। जैसे मोहम्मद शाम करके मोहम्मद गौरी थे, जो ये मोहम्मद गौरी था मोहम्मद शाम करके नाम लिखता था, और इसके बाद में कॉइन्स मिले हैं, बहुत बाद में मिले हैं इसके कॉइन्स। तो इससे हमें इनके टाइम पीरियड्स का पता चल जाता है कि उस समय ये राजा रहा होगा। इससे इसमें फ़ायदा मिल जाता है। फॉसिल्स देख लीजिए, अवशेष जिसे हम बोलते हैं। अवशेषों से क्या होता है कि देखिए जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बेस्ट एग्जांपल है, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब तो इसे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। इसके पीछे एक कारण है, जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो तब बताएंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो
इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जब हमें कंकाल मिले थे तो आपने पढ़ा भी होगा कि कुछ कंकाल दक्षिण दिशा की तरफ मुंह और पैर करके थे, तो इनसे उनके कल्चर के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि वहाँ का सांस्कृतिक जीवन कैसा रहा होगा, कैसे वहाँ के लोग रहे होंगे, कितने समय पहले वहाँ लोग रहेंगे, तो इनसे हमें इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो अब हमने पढ़ लिया कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। जो दूसरा स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत। जो दूसरा स्रोत है वह है साहित्यिक स्रोत। इसी को हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्स। यही होता है लिटरेरी सोर्स। अब देखिए, जो लिटरेरी सोर्स जो होता है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं। आपको पता है कि साहित्य जो शब्द है उसका मतलब होता है लिटरेचर, यहीं से ये वर्ड निकला है लिटरेरी। तो साहित्य का मतलब लिटरेचर का तो मतलब क्या हो गया, लिखना। तो जो भी चीज़ लिखी गई है, जो भी चीज़ किताबों में हमें मिली है, उसी को हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। कैसे होता है साहित्यिक स्रोत, जैसे कि साहित्यिक स्रोत को हम जनरली 3 चीज़ों में बांट लेते हैं। पहला होता है धार्मिक स्रोत, दूसरा होता है गैर धार्मिक स्रोत, और तीसरा होता है विदेशी यात्री का विवरण। तो ये आपको पता होगा, रिलीजियस होते हैं, रिलीजियस सोर्स होते हैं, नॉन रिलीजियस और ये होते हैं अबाउट फॉरेनर्स या फॉरेन ट्रैवलर्स। तो देखिए कैसे काम करते हैं या कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में और देख लेते हैं हम। तो जो धार्मिक स्रोत होते हैं वे कौन से होते हैं, जैसे आपने देखा रामायण, महाभारत, कुरान, और देख लेते हैं कुरान के बाद में बाइबल, गुरबानी या गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये जो स्रोत होते हैं, जैसे अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का है, तो ये जो स्रोत होते हैं इनसे हमें धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, गुरबानी, तो इनके बारे में, जैसे ये मुस्लिम धर्म के बारे में, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, इन धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये होते हैं रिलीजियस सोर्सेज, इनका धर्म से ही लेना देना होता है। और देखिए नॉन रिलीजियस सोर्स क्या होते हैं। नॉन रिलीजियस सोर्स का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका मेगास्थनीज की इंडिका या चाणक्य की अर्थशास्त्र। देखिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अर्थशास्त्र ये इकोनॉमिक्स वाली अर्थशास्त्र है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स वाली अर्थशास्त्र नहीं है, ये पॉलिटी की अर्थशास्त्र है, ये राजनीति है, ये वो अर्थशास्त्र नहीं है। तो इंडिका, इसमें क्या है कि भारत के बारे में जानकारी प्राप्त है। आपको पता होगा पूरा भारत के बारे में विवरण दिया है। अर्थशास्त्र में भी राजनीति के राज कैसे काम करते हैं, क्या होता है, ये इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त है इसमें। अब देखिए जो विदेशी यात्रियों का विवरण होता है, ये क्या होता है इसमें, जैसे देख लीजिए इब्न बतूता, इन्होंने एक किताब लिखी थी
रिहेला, कहीं कहीं रहेला भी लिख देते हैं इसे, रिहेला। अब जैसे जब इब्न बतूता थे तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे, तो इन्होंने उस किताब में ये दर्शाया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने लगभग पूरा भारत जीत लिया था, लेकिन नहीं जीता गया था। तो तब तक सिंध प्रांत नहीं जीता गया था, नहीं जीता गया था, तो कश्मीर नहीं जीता, सॉरी कश्मीर तो जीत लिया था, दक्कन के कुछ राज्य नहीं जीते गए थे, दक्कन के कुछ राज्य नहीं जीते गए थे, और नहीं जीता गया था तो उस टाइम का राजस्थान, सॉरी आज प्रेजेंट का राजस्थान, उस टाइम का राजपूताना नहीं जीता गया था। तो देखिए इस प्रकार की जो साहित्यिक स्रोत होते हैं, इनसे हमें इतिहास के पढ़ने में बहुत जानकारी मिलती है, बहुत मदद मिलती है। इस प्रकार के जो स्रोत होते हैं, तो आपने आज हमने समझा कि इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, हु वाज द फादर ऑफ हिस्ट्री, स्रोत क्या है। देखिए स्रोत मैंने आपको बताया था ना, स्रोत क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे प्यास भी लगी है तो पानी पी लेते हैं, तो ये पानी है, मैंने पी लिया। अब सोर्स ऑफ वाटर प्रेजेंट टाइम में क्या है, बोतल, वाटर बोतल ही प्रेजेंट टाइम में सोर्स ऑफ वाटर है, लेकिन जो प्राइमरी सोर्स है वाटर का वो क्या है, ग्राउंड वाटर। तो कहाँ से हमें कौन सी चीज़ प्राप्त होती है, ये उसके स्रोत होते हैं। तो हमने स्रोतों के बारे में जानकारी ली, साहित्यिक स्रोत ये होते हैं, और पुरातात्विक स्रोत आपको बताए थे, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, मोन्यूमेंट्स होते हैं, काइंस होते हैं, तो और फॉसिल्स होते हैं। और आपको बताया साहित्यिक स्रोत 3 चीज़ों में बांटे जाते हैं, धार्मिक, गैर धार्मिक और विदेशी यात्रियों के विवरण। तो आज हमने पढ़ा कि इतिहास क्या होता है, व्हाट इज हिस्ट्री। जो हमारी अगली वीडियो होगी वो आएगी हाउ टू रीड हिस्ट्री, इतिहास को कैसे पढ़ें। क्योंकि बहुत देखिए मिसकन्फ्यूजन है, अभी जो नए नए लड़के होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो तैयारी करते हैं, तो उनसे बोला जाता है हमेशा कि 6 to 12 NCERT पढ़ लीजिए। तो अगर 6 to 12 पढ़ें तो कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, उसमें क्या छोड़ें, क्या नहीं छोड़ें, इस चीज़ के बारे में अगली जानकारी होगी। या कहते हैं कि डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत से कहते हैं कि इतिहास बोरिंग होता है। तो देखते हैं अगली वीडियो में, करते हैं, क्लियर करते हैं क्या इतिहास बोरिंग है या डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या इतनी डेट्स कैसे याद करें। अगली वीडियो में यही होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शायद इतना ही होता है। देखिए कर दीजिए, क्योंकि अभी हमने नया चैनल स्टार्ट किया है, ऐसा कोई पर्पस तो है नहीं कि सब्सक्राइबर बढ़ें या वगैरह। हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो धन्यवाद।